नमस्ते बच्चों। अब हम पढ़ते हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है परमाणु। तो परमाणु क्या होता है, किसने बताया इसके बारे में, है ना। परमाणु की खोज कैसे हुई। तो जो भारतीय दार्शनिक है महर्षि कणाद और ग्रीक दार्शनिक हैं डेमोक्रिट्स और लियोसिपस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि यदि हम द्रव्य को या पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब उस कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे परमाणु कहा या अविभाज्य कण कहा, है ना। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। इसके अलावा डेमोक्रिट्स भी थे इनके साथ और ल्यूसिपस भी थे। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले परमाणु शब्द किसने दिया, महर्षि कणाद ने। क्या कहा इन्होंने, कोई भी पदार्थ है हम उसको लगातार विभाजित करते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जब उसे पुनः विभाजित नहीं कर सकते। तो उस चीज को बोल दिया, उसको बोल दिया परमाणु। सबसे सूक्ष्मतम कण, अविभाज्य कण। डाल्टन के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से बना होता है। इस दुनिया में जो भी चीज है ना वो अविभाज्य कणों से बनी है। जिसको विभाजित नहीं कर सकते ना उसको अविभाज्य बोलते हैं। अविभाज्य कण ये अविभाज्य कण क्या है, परमाणु है। ये लाइन आती है भाई परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है कि अविभाज्य कण किसने कहा, परमाणु। डाल्टन ने कहा। परमाणु को अविभाज्य कण किसने कहा, डाल्टन ने। प्रत्येक पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है, ये किसने कहा, डाल्टन ने। देखो ये वाली इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग अलग पेन से लिख दिया ये। डाल्टन ने सर्वप्रथम पदार्थ की मूलभूत प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति के बारे में किसने बताया, सर्वप्रथम पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताया था डाल्टन ने। परमाणु यानी कि एटम शब्द किससे बना है, देखो एटमॉस शब्द से बना है। एटमॉस, है ना। इस शब्द का मतलब है, जिसका अर्थ है अनकटेबल, मतलब जिसको काट नहीं सकते, ये है जिसको विभाजित नहीं कर सकते, एटमॉस। प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन कि परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, है ना। तो बार बार क्वेश्चन आता है ये वाली लाइन का, परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। एक बार फिर आएगी ये लाइन। तो प्रत्येक पदार्थ किससे मिला होता है, किससे मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से। बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, इतने सूक्ष्म कण होते हैं। लवाइजिए और जोसेफ एल प्राउस्ट ने, लवाइजिए और प्राउस्ट का नाम आता है भाई। इसने क्या कहा है कि इन्होंने बताया है कि रासायनिक संयोग के, इन्होंने दो नियम बताए, रासायनिक संयोजन के दो नियम। तो रासायनिक संयोजन के दो नियम कौन कौन से, रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में किसने बताया, लवाइजिए और प्राउस्ट ने, है ना। ध्यान रखिए इनका। और रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात एक ही बात है। निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात या फिक्स अनुपात एक ही बात है। तो देखो दोनों नियम पढ़ते हैं कि रासायनिक संयोजन के नियम में दो नियम। पहला नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। मतलब द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, सृजन का मतलब बनाना, द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, ये है। दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। मतलब कोई भी यौगिक होगा ना उसमें तत्व मिलकर तो यौगिक बनाते हैं, तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो वो एक निश्चित अनुपात में रहेंगे, द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में उसमें उपस्थित होते हैं, विद्यमान होते हैं। जैसे देखो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, सदैव 1:8 होता है। तो जल एक यौगिक है, जल का एक सूत्र है या ये अणु है या यौगिक है, एक ही बात है, H2O। तो देखो आप इसमें कि जो H2O है इसमें हाइड्रोजन का परमाणु बार कितना होता है, एक होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है एक, और इसमें दो हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 2 एकम 2, 2 आ गया। और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, तो 2:16 होता है। अब 2:16 का सरलतम रूप क्या करेंगे, इसको 2 से काट देंगे, दोनों 2 से कटेंगे ना। तो ये
एक एक बार कटेगा और ये 8 बार कटेगा, तो 1:8 आ गया, तो ये 1:8 ऐसे। प्राउस्ट के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। देखो ये किसने कहा है, ऐसे आता है ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर रखा है। कोई भी यौगिक होगा उसमें तत्व है ना एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, तो ये किसने कहा है, प्राउस्ट ने कहा है। डाल्टन ने रासायनिक संयोजन के नियम को, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात का नियम को ध्यान में रखते हुए परमाणु सिद्धांत दिया। मतलब डाल्टन ने किस सिद्धांत पर, किस नियम पर परमाणु सिद्धांत दिया, रासायनिक संयोजन के नियम पर आधार पर, है ना। तो इसको प्रीफर करोगे आप, इनमें से कोई भी अगर एक भी दे दिया जाता है एग्जाम में, जैसे केवल ये दे दिया और ये दे दिया, तो आप रासायनिक संयोजन को प्रीफर करोगे। जैसे द्रव्यमान संरक्षण दे दिया और रासायनिक संयोजन दे दिया उसने, भाई डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप रासायनिक संयोजन को टिक करोगे, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण भी तो इसी में आ गया, रासायनिक संयोजन में। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, देखो सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था डाल्टन ने, है ना। परमाणु सिद्धांत किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया, डाल्टन के द्वारा दिया। अब देखो, अब परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित थे, रासायनिक संयोजन पर। आती है परीक्षा में लाइक, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। पहले तो इसके पॉइंट है, मतलब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ पॉइंट है, कौन कौन से, निष्कर्ष विवेचना है जो भी है ना। पहला है इसका, सभी द्रव्य मतलब सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं, परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सर्जित होते हैं न ही उनका विनाश होता है ना। परमाणु का विनाश नहीं होता। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और रासायनिक मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण का ही नियम है, क्योंकि वो न तो सर्जित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है परमाणु का। ये कौन से नियम पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, है ना। अर्थात इसमें देखो एक और लाइन है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, यह किसने कहा, यह कहा है डाल्टन ने। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, यह किसने कहा, डाल्टन ने कहा। ये इनके भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डाल्टन के 4-5-7 पॉइंट जो भी पढ़ेंगे अपन। एक ही तत्व, अगला पॉइंट है आपका, एक ही तत्व के मतलब जो दिए गए तत्व हैं या एक ही तत्व है उसके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। मतलब उनके द्रव्यमान भी समान होंगे सभी परमाणुओं के, एक ही तत्व है ना, उसके सभी परमाणु के द्रव्यमान कैसा होता है, एक समान होता है, और उनके जो रासायनिक गुण हैं, गुणधर्म या गुण है, रासायनिक गुण है, वो समान होते हैं। डाल्टन की कौन सी बातें सत्य है, डाल्टन के लिए कौन सी बात असत्य है डाल्टन के सिद्धांत में, तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं। अगर एक ही तत्व का तो उसके समान होंगे, और भिन्न भिन्न तत्वों के अलग अलग तत्व होंगे तो उसके भिन्न भिन्न होंगे। अगला पॉइंट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब पूर्ण संख्या के अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में संयोग करके ये यौगिक का निर्माण करते हैं। निश्चित अनुपात का नियम यहाँ लागू होता है इसमें। अगला पॉइंट है इसमें, देखो छठा पॉइंट, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। कोई भी यौगिक होगा उसमें परमाणु की संख्या भी निश्चित होती है और उसका प्रकार भी निश्चित होता है। जैसे जल ही ले लो आप, जल एक यौगिक है, अणु है या यौगिक है, तो H2O, तो इसमें दो प्रकार के कितने यहाँ प्रकार है ना, तो 2 प्रकार के इसमें परमाणु होते हैं, एक तो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और संख्या भी पिक से, यहाँ हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, हाइड्रोजन 2 होंगे और ऑक्सीजन 1 होगा, जैसे H2O। तो यहाँ जैसे H2O, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, है ना। एक को लिखते नहीं है अपने यहाँ पे ऐसे, नोट, देखो नोट है। परमाणु शब्द किसके द्वारा दिया गया, महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया। परमाणु शब्द किसने दिया, महर्षि कणाद के द्वारा दिया गया। अणु शब्द की खोज या अणु शब्द किसने दिया, डेमोक्रिटस ने दिया था, है ना, डेमोक्रिटस के द्वारा दिया गया। अब देखो परमाणु शब्द का परिचय, देखो आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप परमाणु शब्द किसने दिया और अणु शब्द दोनों डेमोक्रिटस ने दिए। परमाणु शब्द और अणु शब्द किसने दिए, दोनों डेमोक्रिटस ने दिए। रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप रीट के पे तैयारी कर रहे हो, राजस्थान वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप बोलना परमाणु शब्द किसने दिया,
महर्षि कणाद ने दिया, और अणु शब्द किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने दिया। अणु शब्द किसने दिया? डेमोक्रिट्स ने। परमाणु शब्द किसने दिया? महर्षि कणाद ने। ठीक है। अणु, अणु यानी मॉलिक्यूल। तो देखो, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार पूछी जाती है ना। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, एक ही बात है। यह अस्थायी से स्थायी होने की प्रक्रिया है। मतलब परमाणु तो अस्थायी होता है, लेकिन अणु स्थायी होता है। एक ही समूह या भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु के समूह रासायनिक बंध से एक दूसरे से बंधे होते हैं, अणु कहलाते हैं। मतलब अणु क्या होता है? जो एक ही तत्व का या भिन्न भिन्न तत्वों के या दो से, उनके क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु, परमाणु ही मिलकर अणु बनाते हैं। रासायनिक बंध से एक दूसरे से बंधे होते हैं। कुल मिलाकर अणु क्या होता है बता दिया इसने, है ना। जैसे H2, जैसे H तो परमाणु होता है, लेकिन H2 दो आ गए ना, ये अणु होता है। O2, O तो परमाणु होता है। O क्या होता है? केवल O आ जाए तो परमाणु, लेकिन O2 आ जाए तो अणु। H2O, ये भी अणु या यौगिक एक ही बात है। अणु भी बोलते हैं, ये भी अणु है या यौगिक है, एक ही बात है। देखो, परमाणु एवं अणु में क्या अंतर होता है? देखो, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह सकता। हो परमाणु अस्थायी होता है, लेकिन जबकि अणु क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व का होता है। ये आती है भाई ये लाइन, कौन सी सत्य है अणु के लिए? किसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है? अणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है। किसी तत्व का, तत्व आ जाए तो तत्व का सबसे छोटा कण तो होगा परमाणु, है ना। लेकिन यौगिक का सबसे छोटा कण क्या होता है? वो होता है अणु। जबकि अणु किसी यौगिक का सबसे छोटा कण होता है। तो तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। तत्व को रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते, जबकि यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा विभाजित कर सकते हैं, है ना। और भी अंतर है, बाकी हमने मेन मेन अंतर लिख दिया है इसमें। अब देखो, परमाणु जिस प्रकार क्या होता है परमाणु? जिस प्रकार एक घर की रचनात्मक इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। जिस प्रकार एक घर की रचनात्मक इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार सभी द्रव्यों पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। मतलब सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब देखो, परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या, है ना। परमाणु का आकार या परमाणु की त्रिज्या किसमें नापी जाती है? नैनोमीटर में मापी भी जाती है। तो नैनोमीटर क्या होता है? मीटर के आगे नैनो लगा दो, मतलब 10⁻⁹ मीटर तो मीटर ही रहेगा, बाकी 10⁻⁹ लग जाएंगे इसके आगे। देखो, एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। या देखो आप, ये 10⁻⁹ है ना, ये -9 को इधर की साइड लाओगे ना आप, तो ये माइनस की घात प्लस में बदल जाएगी। ये नियम है, ये जिंदगी भर याद रखना आप, कि बराबर का चिन्ह होना बीच में, ये बराबर का चिन्ह। तो इधर वाली घात का चिन्ह इधर, इधर से इधर लाओगे ना, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाओगे ना किसी घात को पावर को, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस से माइनस हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी। जो -9 है ना, इसको इधर लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हो आप, इधर लेके आ रहे हो, तो इसकी घात चेंज हो गई। देख लो आप, 10⁹ नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर। हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। या एक एंगस्ट्रॉम होती है, इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम का मतलब, एक एंगस्ट्रॉम में कितने होते हैं? 10⁻10 मीटर होते हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10⁻10 यहाँ मीटर होती है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻15 मीटर होता है। इनका अनुपात कितना होता है? देखो, एक बार अनुपात पूछ लिया, 10⁻, कितना बड़ा होता है? 10⁻5 बड़ा होगा ना। 10⁻10 है और -15 है, 10⁻15 है, तो इनका अनुपात कितना बड़ा हो गया? 10⁻5। परमाणु नाभिक से कितना बड़ा होता है? 10⁻5 बड़ा होता है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक रखें, तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। मतलब अगर बहुत छोटे होते हैं परमाणु, लाखों परमाणु को हम एक के ऊपर एक रख दें, तो बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से एक कागज की जो
पत्ता होता है ना, पेज होता है ना कागज का, उतनी मोटा मोटी उसकी परत बन पाएगी। इतना बारीक होता है, इतना सूक्ष्म होता है परमाणु। परमाणु के मूलभूत कण या अपरमाणु कण। तो परमाणु के मूलभूत कण कौन से हैं, या मौलिक, मूलभूत कण या मौलिक, मौलिक कण कौन से हैं परमाणु के, है ना। तो इसको पढ़ते हैं। परमाणु में तीन तीन मूलभूत कण पाए जाते हैं। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन, पहला तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो तीन मूलभूत कण हैं इसके परमाणु के, है ना, जो परमाणु में पाए जाते हैं। पहला है आपका पहला है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं इसमें। देखो, खोज किसने की, तीनों मूलभूत कण है ना, तीन मूलभूत कण हैं, तीनों में अपन एक चीज पढ़ेंगे। एक तो खोज किसने की, एक प्रत्येक प्रत्येक पर आवेश कितना होता है, खोज किसने की, आवेश कितना होता है, द्रव्यमान कितना कितना होता है ना। और कौन सा ऋणावेशित है, कौन सा धनावेशित है, या कौन सा उदासीन है, ये तीनों चीजें अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी। सारे डाटा ध्यान रखने पड़ेंगे अपन को, परीक्षा में कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने, है ना। और थॉमसन ने ऋणावेशित कणों को क्या नाम दिया था, नेगेट्रॉन नाम दिया था, नेगेट्रॉन नाम दिया। खोज तो थॉमसन ने की, लेकिन नाम अलग नहीं दिया था, इसने तो नेगेट्रॉन नाम दिया, है ना। और स्टोन ने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाम स्टोन ने दिया था। आप तो ध्यान रखेंगे कि ये नाम पूछा जाता है, थॉमसन नाम किसने दिया था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जॉन थॉमसन ने की थी, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण प्रयोग द्वारा हुई। देखो, एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि कैथोड किरण प्रयोग द्वारा, कैथोड किरणें होती है ना, उनका उनके ऊपर प्रयोग किया था, तो उसके द्वारा किसकी खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान देखो कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है ना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक ही अंतर है, यहाँ पे इसमें जो माइनस लगा हुआ है ना, कि उसकी बजाय प्रोटॉन में प्लस लग जाता है, और सब सेम है। और न्यूट्रॉन में भी सेम, न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है ना। और द्रव्यमान, अब देखो द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो आप, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31, 31 किलोग्राम, अगर किलोग्राम में ये है। और अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट होना हो करते हैं, तो इंटू 10⁻3, यानी कि 1000 ग्राम। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 1000 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 1000 का मतलब क्या हो गया, 10⁻3 होगी ना, 10⁻3, है ना। तो 10⁻3 से गुणा कर दो इसको, 10⁻31 इंटू 10⁻3 से गुणा कर दो। तो ये माइनस वाली, माइनस में से ये इसके आगे कुछ नहीं निकला, इसका मतलब प्लस है। 10⁻3 को घटा दो आप, तो कितने रह जाएंगे, 10⁻−28 रह जाएंगे। तो 10⁻−28, 9.1 इंटू 10⁻−28 ग्राम। अगर ग्राम में बात हो, क्वेश्चन ग्राम में आए तो ग्राम में, किलोग्राम में आए पूछे तो किलोग्राम में, है ना। तो इनका द्रव्यमान कितना होता है, आवेश का मान कितना होता है। और इलेक्ट्रॉन देखो ऋण आवेशित कण होता है, पहली बात तो ऋण आवेशित कण है ना। और प्रोटॉन धन आवेशित है, प्रोटॉन कैसा होता है, धन आवेशित। और न्यूट्रॉन, देखो यहाँ पे देखो आप, प्रोटॉन कैसा है, धन आवेशित कण है। प्रोटॉन पर आवेश का मान देख लो आप, प्लस में आ जाएगा 1.6, वही सेम है जो इलेक्ट्रॉन का है ना, वहां पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है बस, है ना। और इसमें देखो आप, न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है, ये है, उदासीन प्रकृति का होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से कितना होता है, तो इसका कितना होता है, 1/1837, 1/1837, 1/1837 गुना होता है ना, 1837 होता है। तो इनका ध्यान रखिए आप, कौन सा धन आवेशित है, ये तो ये ऋण आवेशित है। अब देखो आप, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे जे थॉमसन ने। दूसरा है आपका, प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। ऐसे ध्यान रखो आप। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है ना। तो आप देखो, प्रोटॉन धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, ऐसे ध्यान रखिए आप। इलेक्ट्रॉन
पर आवेश का मान कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो माइनस आ गया, इसकी जगह प्रोटॉन में प्लस आ जाएगा। देखो अब प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? प्लस आ गया, और सेम है वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ऐसे तुलना करते हुए याद रखना है आपको। न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 0 होता है। ऐसे ध्यान रखना है आपको, है ना। तो देखिए आप, इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है ना। और इसकी खोज करता गोल्डस्टीन, ये तो पढ़ ही लिया अपन ने। आवेश का मान पढ़ ही लिया, +1.6, है ना। और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? 1837। जबकि जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान से कितना होता है? 1/1837, 1/1837 गुना होता है। मतलब ये कम होता है। इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें और प्रोटॉन को एनोड किरणें भी कहा जाता है। ध्यान रखना आप, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें कहा जाता है, प्रोटॉन को एनोड किरणें कहा जाता है। न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक, पढ़ी लिया अपन ने। आवेश 0 होता है इस पर, है ना। और न्यूट्रॉन उदासीन प्रकृति का कण होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखो, सेम प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना, वही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है ना। तो प्रोटॉन के बराबर होता है ये। नोट, देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ लिया अपन ने। अब एक बहुत जरूरी नोट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, परमाणु के केंद्र में क्या उपस्थित होता है? नाभिक उपस्थित होता है, धन आवेशित होता है ये, है ना। नाभिक उपस्थित होता है, मतलब सारे प्रोटॉन इस नाभिक में ही पाए जाएंगे, इसलिए पॉजिटिव होता है ये। क्योंकि प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इसलिए देखो नाभिक में ही प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ध्यान रखें। जबकि इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाए जाते। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, है ना। केवल वो चक्कर लगाएंगे, वो पाए नहीं जाएंगे, वो तो चक्कर लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के अंदर तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। परमाणु के अपरमाणविक कण, अभी देखो अपरमाणविक कण कौन कौन से, अन्य कण कौन कौन से, यूं मान लो आप। तो ये तो मौलिक कण थे। हाँ, अभी पहला है पॉजिट्रॉन। इसकी खोज किसने की? एंडरसन ने। धनावेशित प्रकृति का होता है ये, इसकी प्रकृति धनावेशित होती है। इसका आवेश और द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के, देखो इलेक्ट्रॉन के समान मान लो आप। धनावेशित, इसकी प्रकृति धनात्मक होती है। यहाँ भी लिख दिया अपन ने, धनावेशित होती है। तो धनात्मक इलेक्ट्रॉन हो गया एक तरह से, धनात्मक इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पॉजिट्रॉन को क्या बोलते हैं? धनात्मक। क्योंकि इसकी आवेश, क्योंकि इसका जो द्रव्य आवेश और द्रव्यमान है ये प्रोटो इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक होता है, बस यही है। तो इसको धनात्मक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। देखो एंटी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण किसे बोलते हैं? पॉजिट्रॉन को बोलते हैं। इसके अलावा एक और आएगा अपने, जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण, प्रोटॉन का प्रतिकरण है, ये रहा प्रतिकरण। देखो ये तो था इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण, कौन? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण था। और जो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन, ये प्रोटॉन का प्रतिकरण है ना। प्रोटॉन का प्रतिकरण कौन है? एंटी प्रोटॉन। नाम से स्पष्ट है ना, एंटी का मतलब विपरीत, प्रति, तो एंटी, है ना। तो ये इसकी एंटी प्रोटॉन की खोज देखो। दूसरा ये आपका सेगरे ने की थी, सेगरे ने, है ना। और यह एक ऋणावेशी थे, वो तो धनावेशी था पॉजिट्रॉन, तो नाम ही पॉजिट्रॉन है ना, नाम ही पॉजिट्रॉन, तो मतलब पॉजिटिव। और ये एंटी प्रोटॉन, ये होता है आपका ऋण आवेशित। पर प्रोटॉन धन आवेशित होता है ना, तो ये ऋण आवेशित हो जाएगा, एंटी प्रोटॉन हो गया ना। इसका आवेश और द्रव्यमान प्रोटॉन के समान होता है। ये जैसे एंटी एंटी इलेक्ट्रॉन वो है, ऐसे एंटी प्रोटॉन ये है। प्रोटॉन का प्रतिकरण है वो, ये प्रोटॉन का प्रतिकरण है, वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, पॉजिट्रॉन। न्यूट्रिनो एवं व एंटी न्यूट्रिनो, ये देखो क्या होते हैं। इनकी खोज किसने की? पोलिंग ने, है ना। उदासीन है, न्यूट्रिन नाम से न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रिनो उदासीन होते हैं। इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, किंतु निश्चित नहीं होता। नगण्य भी होगा और निश्चित भी नहीं होगा, है ना। कुछ ना कुछ तो होगा पर नगण्य होता है, लेकिन निश्चित भी नहीं होता। मेसॉन, मेसॉन की खोज किसने की? युकावा ने, युकावा। यह धन आवेशित ऋण आवेशित उदासीन ये प्रकृति का होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है ये। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग 200 गुना होता है। इलेक्ट्रॉन का 200 गुना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा उसको 200 से गुणा कर दो। यह परमाणु के स्थायित्व में सबसे महत्वपूर्ण कण है। परमाणु के स्थायित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? मेसॉन।
तो देखो बच्चों, ये जो बेरिलियम है और ये जो अल्फा कण है, यहाँ पर इस समीकरण में दिखाया कि न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होता है। इस समीकरण में दिखाया गया है कि न्यूट्रॉन का निर्माण कैसे होता है ना। तो बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है ना। कार्बन भी बनता है लेकिन न्यूट्रॉन का उत्पादन होता है। तो न्यूट्रॉन का उत्पादन किस प्रकार होता है ये बताया गया है इस समीकरण में। अणु की परमाणुकता, देखो परमाणुकता क्या होती है पूछा जाता है परीक्षा में, इसकी परमाणुकता कितनी है ना। किसके अणु में सबसे ज्यादा परमाणु, कौन से अणु, किस अणु में सबसे ज्यादा परमाणु पाए जाते हैं, किस अणु में सबसे ज्यादा परमाणु पाए जाते हैं, ऐसे आता है परीक्षा में क्वेश्चन। तो देखो, किसी अणु या तत्व या यौगिक संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। मतलब कितने परमाणु उसमें होते हैं। देखो, किसी यौगिक में कितने, किसी अणु में कितने परमाणु होते हैं, किसी अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या परमाणुकता कहलाती है। ये परीक्षा में आई थी डायरेक्ट। या किसी अणु में परमाणु की कुल संख्या, परमाणु की कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, निम्न में से क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में कि किसमें सबसे ज्यादा परमाणु हैं। जैसे नाइट्रोजन का दे देता है, नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता कितनी होती, दो थी, ठीक है ना। नाइट्रोजन ऐसे तो मिलता है N2, ऐसे तो परमाणुकता यहाँ क्या होगी, दो हो गई। परमाणु दो पाए जाते हैं ना किसी अणु में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं अपन, O2। ये ऑक्सीजन जो अणु होता है, ऑक्सीजन अणु है, इसमें परमाणुकता कितनी होती है, दो थी, क्योंकि यहाँ पे दो आ गया ना, तो दो परमाणु। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, फॉस्फोरस जो अणु होता है P4, P4 होता है ये, है ना। तो इसकी होती है चार, फॉस्फोरस अणु की परमाणुकता होती है चार। और सल्फर, सल्फर को लिखते हैं अपन S8, है ना। तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी आठ, ये आठ, है ना। तो इसकी परमाणुकता, सबसे ज्यादा परमाणुकता किसकी होती है, किस में सबसे ज्यादा परमाणु पाए जाते हैं, किसमें सबसे ज्यादा परमाणु पाए जाते हैं, तो सल्फर में। इन तीन चार एक बार आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। हम्म परमाणुकता के आधार पर पदार्थ निम्न प्रकार का होता है। देखो कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक परमाणु, कौन सा पदार्थ है जो एक परमाणु के, कौन सा है बहुपरमाणु। तो एक परमाणु वाले किसी से क्वेश्चन आता है, धातु जैसे सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये धातुएं होती है ना। ये सब धातुएं, सोडियम भी है, आयरन भी है, आयरन का मतलब लोहा, तो ये सब धातुएं। तो क्या होता है, एक परमाणु को होते हैं। देखो, आयरन भी एक परमाणु को होगा, सोडियम भी एक परमाणु को, जितनी भी धातु है सब एक परमाणु के, है ना। ये धातुएं जितनी भी एक परमाणु के। ये यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है अक्रिय गैसों से एक परमाणु के। तो निम्न में से एक परमाणु है ना, तो वो कुछ भी दे देगा, ऑर्गन दे देगा। ऑप्शन में आपको कोई भी एक गैस दे सकता है, जैसे हीलियम गैस है, नियोन गैस है, क्रिप्टॉन गैस है ना, जीनोन है, रेडॉन है। तो इनमें कुछ भी दे देगा वो कि निम्न में से एक परमाणु है। तो उसने एक बार आर्गन का आपके दिया हुआ है परीक्षा में। द्विपरमाणु या सबसे सबसे कम परमाणु किसमें है, तो सब परमाणु की सबसे सबसे कम संख्या किसमें, ऑर्गन में, है ना, क्योंकि एक परमाणु को होते हैं। अब देखो, द्विपरमाणु जिसमें दो होंगे परमाणु, जिसके अणु में दो होंगे परमाणु की संख्या, जैसे हाइड्रोजन, जितनी भी गैस है ना सब इसमें आ जाएगी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। क्योंकि ये गैस है ना He2, ऐसे लिखते हैं, ये टू आ गया ना यहाँ पे टू, ऐसे ऐसे ऑक्सीजन, ये O2, तो O ये एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, तो दो हो गए, ऐसे आएगा। नाइट्रोजन N2, तो एक इन ये हो गया और एक इन ये हो गया, N2 के फॉर्म में लिखते हैं ना, टू, टू नीचे आ रहा है ना, इसलिए ये दो हो गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं। त्रिपरमाणु, देखो त्रिपरमाणु का जो, जिसके मतलब जो अणु तीन परमाणु से मिलकर बना होता है, जिसके अणु में तीन परमाणु पाए जाते हैं, जैसे ओजोन त्रिपरमाणु होता है, O3 लिखते हैं ना, वो तीन आ गया यहाँ पे, तो त्रिपरमाणु। चतुर्परमाणु मतलब जिसमें परमाणु चार होते हैं, जिसके अणु में चार परमाणु होते हैं, जैसे फॉस्फोरस P4, P4। बहुपरमाणु S8 दिख गया आपको, जिसमें अणु की संख्या चार से अधिक हो, S8 दिख गया आपको। फ्लोरीन में 60 दिख गया आपको, 60 C60, है ना। कार्बन 60 दिख गया, बोरोन में B12, 12 दिख गया आपको, 12 होते हैं इसमें, बोरोन में 12 होती है, सल्फर में 8 होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट है, सल्फर का आ चुका है आपको परीक्षा में, है ना। परमाणु की संख्या, किसमें सबसे ज्यादा परमाणु पाए जाते हैं, सबसे कम किसमें सबसे कम परमाणु पाए जाते हैं। देखो, विभिन्न प्रकार की स्पीसीज, अब अलग अलग प्रकार की स्पीसीज है, जैसे समस्थानिक, समस्थानिक क्या होते हैं, समस्थानिक जिनका स्थान समान हो, मतलब परमाणु संख्या समान हो। जैसे ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, देखो, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है ना।
इसी का उल्टा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप संभारिक में, संभारिक का मतलब समान भार, संभारिक का मतलब समान भार। तो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जिन इन मतलब इसी का उल्टा, पर द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी इसमें। इसमें तो क्या था, द्रव्यमान संख्या भिन्न थी, इसमें क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान हो जाएगी। और परमाणु क्रमांक इसमें था परमाणु क्रमांक समान, तो इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न हो जाएगा ऐसे। तो इनके उदाहरण जरूर ध्यान रखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम या ट्रिटियम या ट्राइट्रियम, ट्राइटियम ये बोला जाता है, ट्राइट्रियम है ना, ट्राइट्रियम। तो ये है, इसमें 1H1, 1H2, 1H3 है ना। अभी प्रोटियम जो होता है ना, इसको हाइड्रोजन भी बोलते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी इसको बोलते हैं। तो इसमें 1H1 होता है इसका, है ना, और 1H2 इसका, 1H3 इसका। देखो यहाँ पे ये जो 1 है ना, ये परमाणु क्रमांक है 1H1, इसको ऐसे लिखते हैं 1H1, यहाँ पे लिखेंगे। देखो मैंने आपके यहाँ पे लिख रखा है, इधर लिख रखा है मैंने, ये बना नहीं है मेरे से इसमें, लेकिन ये इधर आएगा, है ना। तो ये 1, ये तो होता है परमाणु क्रमांक H है ना, और ये होता है आपका द्रव्यमान संख्या यहाँ पे। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपकी, कोई बात नहीं, आप इधर समझना, ये इधर आएगा। ये द्रव्यमान संख्या है यहाँ पे 1, 2, 3, ये तीनों क्या है, द्रव्यमान संख्या है। और ये जो 1, 1 इधर दे रखे है ना, ये परमाणु क्रमांक होते हैं, ये लिखे जाते हैं, है ना। समबारिक देखो क्या होता है, समबारिक जिनके परमाणु, जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, नाम से स्पष्ट है, समबारिक समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होगा, जैसे उन्हें समबारिक कहते हैं। जैसे ऑर्गन, केट, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या है, तीनों का द्रव्यमान संख्या समान है। देखो तीनों में 40, 40, 40, तीनों की सेम है, लेकिन इनका जो परमाणु क्रमांक है ये अलग अलग है। इसमें 18 है, इसमें 19 है, इसमें 20 है। ये परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु संख्या होती है, और एटॉमिक नंबर होता है ना। तो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक इनके अलग अलग है संबारिक में। अब देखो तीसरा है आपका सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें नाम से स्पष्ट है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, जैसे 1H3, 2He4। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या समान कैसे हुई, यहाँ चार में, चार है द्रव्यमान संख्या, यहाँ दो है, तो चार में से दो घटा दो, 4 - 2 बराबर 2। और यहाँ पे 1H3 है ना, तो 3 में से एक घटा दो तो कितने बचेगा, 2 बचेंगे, दोनों में दो दो न्यूट्रॉन है ना। तो ये है परमाणु क्रमांक, जितने होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। ये परमाणु क्रमांक है इनका, ये जो नीचे है ना 1, 2, ये परमाणु क्रमांक है दोनों का। ये तो हाइड्रोजन है, ये मतलब ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, और ये हीलियम है या अल्फा कण है। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। अब देखो मैंने कह दिया ना, जितने परमाणु क्रमांक यहाँ पे, इसका 10 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, ये परमाणु क्रमांक सबके परमाणु क्रमांक है, जितना परमाणु क्रमांक होगा इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और पॉजिटिव चार्ज लग गया यहाँ पे, पॉजिटिव लग गया, जितना प्लस लगेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यहाँ पे एक प्लस लगा है सोडियम में, तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर लो इसमें से, 11 में से एक गया तो 10, और 12 में यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज लगाए तो -2 कर लो आप इसको, क्योंकि 2 है +2, है ना। तो 12 में से परमाणु क्रमांक क्या होता है, 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, तो 12 में से 2 गया तो 10, तीनों में 10 10 है, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। समझेंगे इसको कि इसमें कितने प्रोटॉन है आगे जाके। आइसोडायफर्स, ऐसी स्पीसीज जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर समान होता है, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का, है ना। जैसे ये है यूरेनियम 235 में प्रोटॉन 92 में है, 92 है। क्योंकि देखो जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन कण में। यहाँ पे ये उदासीन है, उदासीन है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, प्लस आवेश ऋण आवेश नहीं है ना। तो 10, इसमें प्रोटॉन कितने, 92। और ये द्रव्यमान संख्या, इस 235 में से 92 92 घटाएंगे, ये प्रोटॉन 235 में से 92 घटाएंगे, प्रोटॉन घटाएंगे, तो ये आ जाएंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, है ना। और दोनों का अंतर कितना हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों का अंतर कर लो आप, घटा दो, 143 में से 92 घटा लो तो 51 आ जाएगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर कितना जाएगा, 51। और दूसरा देखो आप, थोरियम, थोरियम, इसमें 90 है परमाणु प्रोटॉन की संख्या, है ना। और 231 इसकी द्रव्यमान संख्या है, 231 में से 90 घटाओगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 141, है ना। अब आप देखो 141 में से
90 घटा दो, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन जो बड़ा होगा उसमें से घटा लो, तो दोनों का अंतर सेम आ जाएगा, 51 51, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर। ये छठा है आपका आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं? जिनमें ऐसी सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, है ना, जिनमें परमाणु की संख्या समान होती है। परमाणु की संख्या समान भी होती, परमाणु की संख्या भी समान होगी, इलेक्ट्रॉन सम इलेक्ट्रॉनिक भी होंगे। जैसे देखो आप, CO और N2 ये दोनों क्या है? सम आइसोस्टर्स है। तो आइसोस्टर्स कैसे है? तो देखो इनमें परमाणु की संख्या समान है, जैसे एक तो C हो गया, एक O हो गया, तो दो हो गए इसमें, CO में दो परमाणु हो गए, और N2 में दो हो गए, एक तो N और एक और N, तो दो हो गए ना, दो N, तो दो इसमें हो गए, दो इसमें हो गए, तो आइसोस्टर्स हो गई है ना। ये तो परमाणु की संख्या समान हो गई। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान कैसे होती है? देखो CO कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, है ना, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 परमाणु क्रमांक है। हो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है, तो 6 और 8 14 हो गए, है ना। जितना परमाणु परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14, 6 + 8 = 14 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। अब इस N2 में देखो, N2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है? N का परमाणु नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है, 7 परमाणु क्रमांक होता है, और तो 7 ही प्रोटॉन होंगे, 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें एक N में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरे नाइट्रोजन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 और 7 14 हो गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी पाए जाएंगे, तो दोनों में बराबर हो गए 14 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये क्या है? आइसोस्टर्स है, आइसोस्टर्स का उदाहरण है। देखो तत्वों का नामकरण, अब किसी भी तत्व का नाम कैसे किया जाता है, नामकरण कैसे लिया जाता है, तो पढ़ते हैं इसको। डाल्टन ने सर्वप्रथम परमाणु को व्यक्त करने के लिए चित्र संकेत, स्केच सिंबल, देखो स्केच सिंबल सबसे पहले किसने दिए थे? डाल्टन ने। वैसे अगर आपके डायरेक्ट आए ना कि तत्वों का नामकरण की प्रणाली किसने बताई, तत्वों का नामकरण की सुझाव किसने दिया, प्रतीकों का सुझाव किसने दिया, नामकरण की प्रणाली पद्धति किसने प्रस्तुत की, सर्वप्रथम बर्जिलियस का नाम आता है। किसी भी तत्व का नाम किसने डाला? बर्जिलियस ने। जैसे एक तो पद्धति दे सकता है, या यूं दे सकता है वो आपको, बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव किसने दिया? तत्वों के प्रतीकों का सुझाव किसने दिया? सुझाव किसने दिया? बर्जिलियस ने। प्रणाली भी इसने प्रस्तुत की, पद्धति भी इसने प्रस्तुत की। बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नाम के लिए लैटिन भाषा के प्रथम दो अक्षर, देखो लैटिन भाषा में दी थी इसने, है ना, तो लैटिन भाषा में बताया था इसने प्रतीकों के नाम, और प्रथम दो अक्षर से बताया था, दो अक्षर से होना चाहिए। कैसा? पहला अक्षर तो बड़ा होगा, दूसरा अक्षर छोटा होगा, मतलब लैटिन भाषा में बताया इसने, और जिनमें पहला अक्षर तो कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर में होगा। तो देखो जैसे लोहा है, यहाँ तत्व दे रखा है, यहाँ लैटिन नाम है, यहाँ प्रतीक है उसका। अब कैसे दिया इसने? जैसे लोहे का, आयरन का, है ना, इसका लैटिन नाम क्या है? फेरम होता है, ध्यान रखना, फेरस नहीं होता, फेरम होता है, फेरस नहीं होता। तो इसका प्रतीक है Fe से चालू होगा ना, तो Fe, F तो कैपिटल में आ गया, F कैपिटल में आ गया, यहाँ पे बड़ी ABCD का है, कैपिटल लेटर, और ये जो E है ये स्मॉल लेटर है, तो E को स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो ऐसे आएगा, पहला अक्षर बड़ा आएगा, दूसरा अक्षर छोटा आएगा। तो लोहे का या आयरन का लैटिन नाम क्या है? फेरम, ऐसे याद होना चाहिए आपको ये चारों। सोडियम का नाम क्या है? लैटिन नाम नेट्रियम। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है? केलियम। या चांदी का क्या है? अर्जेंटम। और सबसे बड़ी बात, लोहे का प्रतीक क्या होगा? Fe। सोडियम का क्या होगा? सोडियम का प्रतीक होगा Na। SO नहीं होगा, ध्यान रखना, सोडियम का प्रतीक SO नहीं होगा, सोडियम का नाम नेट्रिन नाम से निकलेगा, नेट्रियम से निकलेगा Na, है ना। इसी प्रकार पोटेशियम का P नहीं होगा, ध्यान रखना, K होगा प्रतीक, पोटेशियम का प्रतीक होगा, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। और इसी प्रकार चांदी का प्रतीक क्या होगा? Ag, क्योंकि अर्जेंटम बोलते हैं इसको, तो इसका प्रतीक, के प्रतीकों का नाम ध्यान रखिए। Fe का प्रतीक क्या होगा? पोटेशियम का क्या होगा? Na का क्या होगा? सोडियम का क्या होगा? और चांदी का क्या प्रतीक होगा? इनके लैटिन भाषा के नाम पे रखे गए हैं। अब देखो IUPAC ना, इसमें अंग्रेजी भाषा पे आधार पर रखे गए नाम। IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, मतलब ये भी नामकरण अंतर्राष्ट्रीय संस्था ही है जो तत्वों के नामकरण को स्वीकृति प्रदान करती है। भाई किस तत्व का क्या नाम होगा उसको स्वीकृति प्रदान करती है। इसकी फुल फॉर्म देख लो आप, IUPAC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
है ना। आई का मतलब तो इंटरनेशनली होता है, यहाँ पीछे पीछे सी है, इसका मतलब केमिस्ट्री। यू का मतलब यूनियन, और प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है इसकी फुल फॉर्म। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षर के बने होते हैं, एक या दो अक्षर के बने होते हैं अधिकतर तत्वों के नाम, है ना, अंग्रेजी भाषा में। और किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर से कैपिटल लेटर में और दूसरे अक्षर को सदैव छोटे अक्षर में स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन को एच से दर्शाते हैं, कैपिटल एच से। एल्यूमिनियम को ए एल से दर्शाते हैं, ना कि ए एल से। मतलब पहला अक्षर तो बड़ा कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। यहाँ पे दोनों कैपिटल लेटर में है लिख दिए, ये गलत है ना। तो ऐसे लिखा जाएगा एल्यूमिनियम का प्रतीक। कोबाल्ट का प्रतीक ऐसे होगा, देखो सीओ ऐसे होगा, ना कि सीओ। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो जाती है ना, क्योंकि इसमें सी भी कैपिटल लेटर में, ओ भी कैपिटल लेटर में, तो ओ कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ओ स्मॉल लेटर में होना चाहिए कोबाल्ट, ऐसे ये सही है। तत्व उनके परमाणु भार को याद रखने की ट्रिक देखो। उनका जो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, उनको कैसे याद रखोगे आप। जैसे आप परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक तो आपको याद रखने हैं, उनके परमाणु भार याद रखने हैं। परमाणु क्रमांक, उनके प्रतीक, है ना, प्रतीक, उनका नाम, परमाणु क्रमांक, सब ध्यान रखना। तो 1 से 20 तक वालों को कैसे याद करोगे, और 21 से 30 तक वालों को कैसे याद करोगे आप, उनका परमाणु भार कितना होता है। तो जितना जो सम संख्या है ना और विषम संख्या, उनके लिए अलग अलग नियम है। यहाँ भी सम संख्या वालों के लिए अलग नियम है, विषम संख्या वालों के लिए अलग नियम है, और कुछ अपवाद भी होते हैं जो अपन अलग से इन दोनों पॉइंटों के माध्यम से पढ़ लेंगे। तो देखो, सम संख्या वालों के लिए सूत्र क्या, मतलब परमाणु क्रमांक का डबल मान लो आप, तो लगभग डबल होता है 1 से 20 तक। देखो आप, जिनका परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक है, एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक है, उनके लिए क्या नियम है, जितना परमाणु क्रमांक है ना उसको 2 से गुणा कर दो, मतलब उसका दोगुना हो जाएगा, है ना। और यह विषम संख्या में परमाणु क्रम वाले हैं, तो परमाणु क्रमांक का दुगना हो गया, है ना, इंटू 2 कर दो, दुगना हो गया विषम संख्या, तो +1 और कर दो उसमें, तो ये हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम का थेरा होता है, विषम संख्या है एल्यूमिनियम, विषम संख्या है ना, ये परमाणु क्रमांक ये है, यहाँ 13 है परमाणु क्रमांक, तो इसका दुगना कर दो। एल्यूमिनियम विषम संख्या है तो इसका दुगना कर दे, दुगना कर दे 26 हो गया, और इसमें एक और जोड़ दो विषम संख्या वालों के लिए, तो 27 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा। यस, ऐसे विषम संख्या वाले के, और सम संख्या वालों के लिए तो बत आ ही जाएगा आपको, कहीं भी कोई सा भी देख लो सम संख्या वालों के लिए, जैसे हीलियम देख लो, है ना, या ये देख लो आप, कार्बन देख लो, है ना, ऐसे हीलियम देख लो, कार्बन देख लो, ऑक्सीजन देख लो, ये सम संख्या वाले हैं। नियोन देख लो, 1 से 20 तक सम संख्या वाले, इनका डबल हो जाएगा, बस 2 से गुणा कर दो। और जो विषम संख्या वाले हैं उनको 1 से जोड़ दो, उनमें एक और जोड़ दो आप, जैसे ये लिथियम, ये विषम संख्या है ना, तो ये 3 दूनी 6, 3 से डबल कर दो, डबल में एक और जोड़ दो, विषम संख्या है ना, तो एक और जोड़ दो। इसी प्रकार जैसे आपको कोई से भी ले लो, जैसे सोडियम वाला ले लो आप, तो इसमें सोडियम नहीं आएगा, 20 तक 11 अगला बताता, सर 11 अगला बताता हूँ, सोडियम वाला है 11, ये है ना। तो आप इसमें देखो, आप डबल कर लो, 11 दूनी 22, अब 22 में एक और जोड़ दो, विषम संख्या है ना, इसलिए ऐसे एल्यूमिनियम का भी ऐसे हो जाएगा, 27 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। इसी प्रकार कुछ अपवाद भी होते हैं, देखो यहाँ पे क्लोरीन है 17, ये विषम है, तो विषम में डबल कर लो, 17 दूनी 34, 34 में एक और जोड़ लो, +1 कर दो, 35.5, लगभग 35 वही हो गया, है ना, ऐसे। 19 का देखो आप, 19 भी विषम संख्या है तो इसका डबल कर लो, 38 हो जाएगा, और एक विषम संख्या इसलिए एक और जोड़ दो तो 39 हो जाएगा। 39 पॉइंट या 39 एक ही बात है, 39 ऐसे आना। कुछ अपवाद भी होते हैं जो पढ़ेंगे अपन इसमें, जैसे जो इनका परमाणु क्रमांक 1 है, 4 है, 7 है, वो अपवाद है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा, वो ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। जैसे 1 से 20 तक के लिए, तो 1 4 7, 1 4 और इस 7, ये अपवाद है। 7 विषम संख्या होने के बावजूद भी 7 का डबल है, देख लो 14 ही है, 7 का डबल डबल मतलब दुगना, 2 से गुणा करो परमाणु क्रमांक को, है ना, तो 14 आएंगे, ये अपवाद है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का अपवाद है, परमाणु क्रमांक भी एक होता है इसका, और परमाणु भार भी एक होता है। परमाणु भार मतलब द्रव्यमान संख्या, है ना, एक ही होता है। 4 का देखो आप, 4 का 4 सम संख्या, उसके बाद है ना, उसके बाद इसका डबल होता है, डबल में एक और जोड़ दो, इसमें होता है। तो बेरिलियम का ध्यान रखिए, स्पेशली हाइड्रोजन का ध्यान रखिए, और नाइट्रोजन का ध्यान रखिए। 1 4 7
इन तीनों का ध्यान रखें, नहीं तो डायरेक्ट आप याद करो, सबसे बढ़िया तो ये है ना। बाकी मैंने ट्रिक भी बना दिया आपके लिए, ट्रिक है ये। इसी प्रकार 21 से 30 तक जो परमाणु क्रमांक वाले हैं उन जिनमें 7 का भाग जाएगा, 7 का भाग किस में जाता है, 21 में और 28 में जाएगा, है ना। अब देखो 21 और 28 में जाएगा ये, है ना। तो उनके लिए देखो क्या नियम है, परमाणु क्रमांक का डबल कर दो और +3 कर दो, +3 कर दो। जो 21 से 30 वालों के लिए अलग नियम है, 1 से 20 तक के वालों के लिए अलग नियम है इसमें। तो देखो जो 21 से 30 तक है उनके लिए +3 कर दो, है ना। जो सम संख्या वाले हैं उनके लिए +4 कर दो, जो विषम संख्या वाले हैं उनके लिए +5 कर दो। वही है बाकी सूत्र पूरा। देखो जो 21 से 30 तक है ना, उनके लिए जिसमें 7 का भाग जाता है, 7 का भाग दो ही संख्याओं में जाएगा 21 से 30 के बीच। कौन कौन सी संख्या आती है, 21 आएगी और 28 आएगी, जिसमें 7 का भाग जाएगा। अब उनके लिए देखो आप, परमाणु क्रमांक इंटू 2, ये तो ऊपर भी नियम था, ऊपर भी था, ये सब जगह यही नियम है, परमाणु क्रमांक इंटू 2 मतलब उसका डबल, है ना। यहाँ +3 कर दो, यहाँ प्लस सम संख्या हो तो +4 कर दो, विषम संख्या हो तो +5 कर दो, ये है ना। तो परमाणु क्रमांक का डबल ही आएगा ज्यादातर तो। एक से 20 तक सम संख्या वाले के लिए, विषम संख्या में एक बढ़ जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे विषम संख्या में एक बढ़ जाएगा, यहाँ भी विषम संख्या में एक बढ़ा हुआ है, यहाँ भी एक बढ़ा हुआ है और यहाँ भी एक बढ़ा हुआ है। देखो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है ना। अब ये अपवाद है जिनमें 21 और 30 वाला अपवाद है, 21 और 28 वाला, 21 और 28 वाला अपवाद है इसमें। और यहाँ पे 1, 4 और 7 ये अपवाद है, ये लिख रखा है ना। तो इनका ध्यान रखें, +3 कर दे उनके, उनको याद, परमाणु भार याद, ये सब परमाणु भार याद करने के लिए, परमाणु भार को याद करने की ट्रिक है। तो देखो, तो यहाँ पे एक तरफ परमाणु क्रमांक दे रखा है, एक तरफ तत्व, एक तरफ प्रतीक, और एक तरफ लिख रखा है परमाणु भार। ये आपको याद होना चाहिए सारे, है ना। जैसे परमाणु क्रमांक 1, उसका नाम क्या है, उस तत्व का नाम क्या है, हाइड्रोजन, उसका प्रतीक क्या है, H, कैपिटल H, है ना, H। और उसका परमाणु भार कितना होता है, एक याद रखना है, आता है परीक्षा में। ये परमाणु भार भी इसका एक होता है और परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या भी एक होती है ना। परमाणु क्रमांक 2, उसका तत्व क्या होता है, क्या नाम है, हीलियम, प्रतीक क्या है इसका, He। और परमाणु भार कितना होता है, 4, है ना, लगभग दुगने होते हैं ज्यादातर। 3, 3 का लिथियम, और इसका प्रतीक है Li, इसका प्रतीक है Li, लिथियम का प्रतीक Li। और परमाणु भार 7। ऐसे सारे याद करने हैं आपको। बोरोन, चौथा चौथा है बेरिलियम, है ना, बी संक प्रतीक है इसका, और इसका द्रव्यमान है, परमाणु भार है 9। 5, परमाणु क्रमांक 5 बोरोन, है ना। परमाणु क्रमांक 6 कार्बन, परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन, 8, परमाणु क्रमांक 8 ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक 10 नियॉन, और इसका प्रतीक चिन्ह है Ne, और इसका है 20। तो आपको ये सारे याद होना चाहिए, है ना। 1 से 30 तक तो करना है आपको याद। और परमाणु क्रमांक 11 का देखो आप, सोडियम, प्रतीक है इसका Na, परमाणु भार 11, 23। 12 वाला का है मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12 का मैग्नीशियम, प्रतीक है Mg, और द्रव्यमान संख्या है 24, परमाणु भार है 24। और 13 पे है एल्यूमिनियम, 14 पे है सिलिकॉन, परमाणु क्रमांक 15 किसका है, फॉस्फोरस का, है ना। सल्फर का 16 सल्फर, 17 पे क्लोरीन। ऐसे सारे याद रखने। इसका परमाणु भार देखो 35.5, क्लोरीन का प्रतीक Cl। और 18 पे ऑर्गन Ar, और 40 है इसका द्रव्यमान संख्या। पोटेशियम के इसका 39-40 होता है, 39 पॉइंट कुछ आता है, 40 मान लो आप, एक मान सकते हो, 39 भी 39 भी मान सकते हो, है ना। तो 39 माना जाता है वैसे तो। 20 परमाणु क्रमांक इसका है कैल्शियम का। ये सारे याद होना चाहिए आपको, प्रतीक है इसका ये, और Ca, और परमाणु भार 40। परमाणु क्रमांक 21, परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व का नाम है स्कैंडियम, Sc, प्रतीक है इसका, परमाणु भार इसका 45। परमाणु क्रमांक 22 टाइटेनियम, 23 वैनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैंगनीज का है, 26 आयरन, 27 कोबाल्ट, ऐसे याद रखना है आपको, 28 निकल, 29 कॉपर,
30 जिंक, ऐसे याद रखने हैं सबके परमाणु क्रमांक। पहले 2 याद कर लो, परमाणु क्रमांक तत्व याद कर लो पहले, फिर उसके बाद इन सबके तत्वों के साथ एक साथ प्रत्येक नाम ध्यान रख लो। फिर उसके बाद परमाणु क्रमांक जैसे इसकी 21 वाला ना, 21 का डबल, इन दोनों को याद, केवल 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 इन दोनों को याद करो। परमाणु क्रमांक और तत्व परमाणु भार, इन दोनों को याद कर लो आप। पहले तो जैसे परमाणु क्रमांक और तत्व को याद रख लो, भाई परमाणु कौन से परमाणु क्रमांक पर कौन सा तत्व है। फिर उसके बाद परमाणु क्रमांक के साथ आपको परमाणु भार ध्यान रखने हैं। भाई 21 वाले का परमाणु भार कितना होता है 45, 22 वाले का कितना होता है 48, 23 वाले का कितना होता है 51, है ना। तो ये याद जितना हो सके कोशिश करना है याद करने की। इनको प्रतीक तो याद होना ही चाहिए आपको, पूरे प्रतीक याद होना चाहिए, है ना। 30 तत्व का नाम, परमाणु क्रमांक, ये तो याद होना चाहिए। परमाणु भार 1 से 20 तक तो जरूर याद होना चाहिए, 30 तक भी आप कर सकते हो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट तत्व प्रतीक है इसमें, है ना, तत्व और ये प्रतीक जो 30 के बाद हैं, जो पूछे जाते हैं परीक्षा में। जैसे टंगस्टन का पूछ लिया गया आपके एलडीसी में, है ना। इस टंगस्टन का प्रतीक है डब्लू, वोल्फ्रेम बोलते हैं इसको, वोल्फ्रेम। वोल्फ्रेम मतलब डब्लू टंगस्टन का प्रतीक है, या डब्लू किसका प्रतीक है टंगस्टन का, ऐसे। तो स्वर्ण, स्वर्ण का प्रतीक मतलब सोना, गोल्ड, इसका प्रतीक है ओरम, बोलते हैं इसको ओरम, इनका लैटिन नाम होता है ओरम, एयू। इसका प्रतीक है लेड, लेड का प्रतीक, लेड यानी सीसा, लेड को बोलते हैं अपन सीसा। तो सीसा, सीसा का क्या प्रतीक है, लेड का क्या प्रतीक है पीबी, है ना। टिन, टिन का क्या प्रतीक है एसएन। एंटीमनी, एंटीमनी का प्रतीक है एसबी, है ना। यहां से आ चुका है, टिन से आ चुका है, शायद रिट में क्वेश्चन आ चुका है टिन का। चांदी, चांदी का प्रतीक क्या है, चांदी का प्रतीक है अर्जेंट, सिल्वर मतलब अर्जेंटम बोलते हैं तो एजी, एजी। सीजियम किसका, सीजियम का प्रतीक क्या है सी एस, कैपिटल सी। यूरोपियम का प्रतीक है ईयू, ईयू। और यूरेनियम का प्रतीक है यू, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं हो जाए। यूरोपियम का प्रतीक ये नहीं है यू, एक तो आप यू कर दो, यू ईयू आएगा। कैलिफोर्नियम का प्रतीक है सीएफ, ना कि केएफ, है ना, केएफ नहीं है सीएफ है। प्रोटेक्टिनियम का प्रतीक है पीए, ना कि पीआर, पीआर मत कर देना, पीए है ना, पीए। ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे अणु दे रखे हैं और इधर परमाणुओं की संख्या दे रखी है। परमाणुओं की संख्या किस अणु में, किस तत्व में, किस यौगिक में, किस अणु में कितने परमाणु पाए जाते हैं। तो देखो आप अमोनियम क्लोराइड, पहला है आपका अमोनियम क्लोराइड में परमाणु की संख्या कितनी है 6 होती है। तो इसका सूत्र होता है देखो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, है ना। तो इसमें कितनी होगी, देखो आप, एक तो नाइट्रोजन हो गया, है ना, 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन की होगी, 4 है ना ये, तो 4, 1 और 4 5, और ये 1 क्लोरीन हो गया, 6 हो गए। एक तो नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, कितने हो गए 6 हो गए ना, आराम से गिन सकते हो आप। 6 इसमें परमाणु की संख्या। सल्फ्यूरिक अम्ल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र दे, जरूरी नहीं है आपको दे से, H2SO4, तो 2 तो हाइड्रोजन हो गए और 1 S हो गया, सल्फर हो गया, 4 O हो गए, ऐसे ही गिन लो डायरेक्ट, 7 आ जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मैं कह रहा हूँ सूत्र देनी जरूरी नहीं, वो सूत्र दे से आपको, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Ca और इसका होल ट्वाइस। तो देखो यहाँ पे ना ये Ca तो 1 हो गया, एक तो C हो गया, और 2 3 3 मतलब 2, एक तो O हो गया, एक H हो गया। अब इसके बाद ये 2 कोष्टक में 2 लग रहा है ना, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, क्योंकि 2 है ना जो बाहर ब्रैकेट में लिख रखा है ना, ये दोनों से गुणा हो रहा है ना। यहाँ पे 2 तो ऑक्सीजन है और 2 ही हाइड्रोजन है, 2 तो ऑक्सीजन है 2 ही हाइड्रोजन, 2 तो ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो 4 तो ही हो गए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, और एक ये हो गया कैल्शियम, 5 हो गए, 5। ऑर्गन में कितनी होती है 1 ऑर्गन, क्योंकि अक्रिय गैस है ना। तो सल्फर में कितनी होती है 8, सल्फर में अणु, सल्फर के अणु में कितनी होती है, सल्फर के अणु में 8 होती है, S8 होता है ना, S8। H2 N2 और O2, ये जो गैसें हैं इनकी 1 होती है, सबकी फिक्स है। इसके अलावा हीलियम, हीलियम भी अक्रिय गैस है, इसकी भी 1 होती है ना। अब देखो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन दे रखे हैं एल में, मतलब एल्यूमिनियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। एल्यूमिनियम कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिए आप
किसी भी उदासीन तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है ना, या परमाणु संख्या जितनी होती है ना उसकी, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही उसमें प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात तो ये। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एल मतलब एल्यूमिनियम, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो 13 ही प्रोटॉन होंगे, 13 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो आगे। अब आपका न्यूट्रॉन बच गया, न्यूट्रॉन बच गया आपके। अब आप देखो न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या, है ना। द्रव्यमान संख्या इन दोनों का योग होता है। अब आपको अगर मतलब द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान संख्या में से ये घटा दो आप प्रोटॉन की संख्या, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। 27 होते हैं। द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी? 27। द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु भार, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको 13, ये परमाणु क्रमांक 13 का वाला एल्यूमिनियम, इसका द्रव्यमान संख्या ये, और इसका प्रतीक ये रहा एल। ना द्रव्य परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एक ही बात है, तो 27। तो ऐसे करेंगे इसको, है ना। तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो आप, न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। द्रव्यमान संख्या किस किस का योग होता है? एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन की संख्या का योग होता है, टोटल होता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है। अब आपको कोई भी एक ज्ञात करनी हो, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, जिसमें आ जाएगी 12 आ जाएगी आंसर। नोट, यदि यहाँ एल्यूमिनियम पर जितना प्लस आवेश होता है, प्लस पॉजिटिव चार्ज होता, उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती। देखो प्लस चार्ज आएगा ना, जैसे एल्यूमिनियम के एल एल ये एल लिख रखा है एल्यूमिनियम, तो इस एल्यूमिनियम प्लस 3 होता है यहाँ पे, है ना। ये आप यूँ कह सको Al3+, एक ही बात है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 प्लस है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। देखो जितना प्लस आवेश आएगा उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, है ना। और जितना माइनस आवेश आता है उतनी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। माइनस का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ले लिए उसने, ग्रहण कर लिए, है ना। जैसे Al+3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 13-10 बराबर, 13-3 बराबर 10 होगी। देखो परमाणु क्रमांक होता है 13 एल्यूमिनियम का, 13 परमाणु क्रमांक भी 13 होता है। अब प्रोटॉन भी 13 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे उदासीन तत्वों में, उदासीन परमाणु में। इसके ऊपर न तो प्लस आवेश है न माइनस का आवेश है, जब तो कितने होंगे? 13 होंगे इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दो, प्लस आवेश लगा दो, Al+3 आ गया ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की +3 है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो आप, 10 ही जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन वही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। न्यूट्रॉन भी वही रहेंगे, प्रोटॉन भी वही रहेंगे, बस ये कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। Fe2+ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। अब आपको याद होना चाहिए सबसे पहले तो कि Fe का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो परमाणु क्रमांक होता है ना, उससे सब आ जाएगा आपको, परमाणु भार भी आ जाएगा, परमाणु भार भी याद होना चाहिए। तो Fe परमाणु क्रमांक, देखो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बड़ी बात तो है। लेकिन यहाँ पे +2 चार्ज है, आवेश है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि +2 है ना, पॉजिटिव चार्ज लग गया, +2 आवेश लग गया, +2 लग गया, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे। तो देखो Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26, तो प्रोटॉन भी 26। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 26। ऐसे तो 26 होंगे, लेकिन यहाँ पे +2 लग रहा है ऊपर, तो 2 +2 में से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम कर लेंगे, तो 24 होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। अब देखो द्रव्यमान संख्या बराबर, ये सूत्र होता है इसका, मतलब जैसे आपको न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करोगे? द्रव्यमान संख्या में से, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये सूत्र होता है। तो आप क्या करोगे? न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? मान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दोगे। ये द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर 30 न्यूट्रॉन है इसमें, ध्यान रखना। Zn2+ में न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। देखो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में आया हो क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले तो इसका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, परमाणु भार याद होना चाहिए, जब भी आप इसको कर पाओगे। तो परमाणु क्रमांक जिंक, जिंक जिंक बोलते हैं इसको, तो इसका परमाणु क्रमांक है 30। इसकी में तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 30 हो गई। परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना प्रोटॉन की संख्या होती है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने कम कर लोगे आप, जितने पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर 2 है, 2+ है, तो 2 कम कर लोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऐसे तो देखो 30 होना चाहिए, पर आप 30 प्रोटॉन है ना, 30 परमाणु क्रमांक है, 30 ही प्रोटॉन की संख्या है, 30 इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2+ है, तो 2 माइनस कर लोगे आप, परमाणु 2 घटा लोगे, तो 28 रह जाएगी।
इलेक्ट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करोगे आप, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दोगे। तो ये द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया आप, न्यूट्रॉन की संख्या आ गई आपकी 35। ठीक है। CO3 माइनस माइनस, देखो दो माइनस है यहाँ पे, माइनस माइनस, तो CO3 2 माइनस यूं लिख सकते हो आप इसको, शायद इसने आपको यूं लिख के दे दिया है CO3 माइनस माइनस, एक ही बात है। तो यहाँ पे दो दो माइनस है ना, तो इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। तो देखो आप, सी सी का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितने परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसका प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली बात तो है ना, परमाणु क्रमांक वो तो आएंगे ही सही, उसके अलावा माइनस होगा तो बढ़ जाएंगे और प्लस होगा तो ये दो दो है ना यहाँ माइनस, देखो CO3 माइनस माइनस, तो यहाँ +2 जोड़ दिया आपके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए यहाँ पे, माइनस है ना इसलिए, और प्लस होता तो घट जाते दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो परमाणु क्रमांक, सबके परमाणु क्रमांक जोड़ो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी डायरेक्टली। 6, कार्बन के 6 होता है परमाणु क्रमांक, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। और यहाँ 3 है ऑक्सीजन, है ना, तो 3 से गुणा कर दिया, 8 या 24, है ना। फिर प्लस प्लस 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रहा है वो, है ना, माइनस का है जो। अब देखो पहले मल्टीप्लाई वाला करते हैं, ध्यान रखना आप। तो 6 + 24 + 2 ये आ गया 8 या 24 आ गया ना, 8 या 24। फिर इसको जोड़ लो सबको, प्लस वाला है, सब में प्लस का चिन्ह, इसलिए पहले भाग का चिन्ह करते हैं, फिर मल्टीप्लाई वाला का चिन्ह करते हैं, फिर प्लस का, फिर माइनस का, ऐसे करते हैं। और भाग के पहले भी कोई कोष्टक हो तो कोष्टक वाला करते हैं, है ना, भाग के पहले भी, भाग चिन्ह के पहले भी। तो देखो आप, कैल्शियम फॉस्फेट का द्रव्यमान बताओ, इसका नाम कैल्शियम फॉस्फेट है भाई, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र है, नाम भी ध्यान रखना, डायरेक्ट बता देंगे सूत्र कैसे बनता है अगले वीडियो में। कैल्शियम फॉस्फेट का द्रव्यमान, देखो द्रव्यमान बताना है ना, तो देखो सी का द्रव्यमान कितना होता है, ये क्या है, कैल्शियम का प्रतीक है तो 40, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से गुणा कर दो, जितनी संख्या नीचे आ रही है उससे गुणा कर दो। अब देखो फॉस्फोरस का द्रव्यमान कितना होता है, 31। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। अब यहाँ 4 है ऑक्सीजन, 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ सबके बाहर देखो 2 लिख रखा है, ये 2 है ना, पी से भी गुणा हो रहा है, ऑक्सीजन से भी गुणा हो रहा है 2, है ना, तो इंटू करके 2 को सबसे गुणा कर देंगे, ये पी और ओ वाले को, ये पी यहाँ से चालू हो रहा है 31 से, इसलिए पूरा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बड़े ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में 40 × 3 120 हो गया। इन सबको कर लो, पहले 16 को 4 से गुणा कर दो, 16 चौक 64, अब 64 और ये 31 जोड़ लो, 95 जाएंगे आंसर, 95। फिर ये मल्टीप्लाई वाला 2 इधर उतार दिया, ये सबको जोड़ लो, फिर इस 95 को 2 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 190, 190 आ जाएंगे इन दोनों का। अब 120 और 190 को जोड़ लो आप, 310 आ जाएंगे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। देखिए यहाँ से LDC में या किसी में पूछा जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन CET में पता नहीं किसी में पूछा जा चुका है। तो आप देखो, प्रोटियम को हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ध्यान रखना है, प्रोटियम को हाइड्रोजन भी बोलते हैं। देखो प्रोटियम का ये रहा 1s1, हाइड्रोजन किस समस्थानिक है तीनों, 1s2, ये रहा 1s3। देखो ये द्रव्यमान संख्या को यहाँ लिखा जाता है हमेशा आगे, है ना, परमाणु क्रमांक तो ये नीचे यहाँ लिखा जा रहा है, और द्रव्यमान संख्या को यहाँ आगे लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक को यहाँ लिखा जा रहा है, द्रव्यमान संख्या को यहाँ लिखा जाता है आगे, यहाँ नहीं लिखा जाता, पीछे नहीं लिखा जाता, वो तो क्या है, लिखने के लिए हिसाब से बना दिया मैंने, है ना। तो देखो आप, प्रोटियम का 1s1, ड्यूटेरियम का है 1s2, ट्राइटियम का है 1s3, ये तो ये तो परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ जो जो भी दे रखा है ना, तीनों तीनों ये परमाणु क्रमांक होता है। और ये जो ऊपर दे रखी है ये परमाणु भार होता है या द्रव्यमान संख्या होती है, एक ही बात है, परमाणु भार। तो देखो ये परमाणु क्रमांक है ना, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने प्रोटॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख लो आप, ये इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, एक एक, पर प्रोटॉन कितने हैं, एक, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अब न्यूट्रॉन बच गया, तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे आप, द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी, ये परमाणु भार है, ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दोगे, कितने बचेंगे, 0, एक में से एक गया तो 0, तो न्यूट्रॉन होगी 0। ध्यान रहे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होता है,
न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं प्रोटियम को। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम में देखो आप, इस दो में से एक, पहले तो सबसे पहले तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, एक, तो परमाणु क्रमांक भी एक होगा और प्रोटॉन की संख्या भी एक होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक होगी। पहली बात क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ना तो प्लस चार्ज है ना इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसलिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, उदासीन परमाणु। तो ड्यूटेरियम में देखो आप, ये दो है ना, दो में से एक घटा दो, ये परमाणु, ये प्रोटॉन की संख्या, ये परमाणु भार, तो द्रव्यमान संख्या है परमाणु भार में से आप इसको घटा दो तो एक आ जाएगा न्यूट्रॉन, दो में से एक घटा, फिर दो में से एक गया, यहाँ एक है परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉन भी एक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी एक हो जाएगा, है ना। अब न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी, तो ये 3 में से एक घटा दो, परमाणु भार है, द्रव्यमान संख्या है ये 3, 3 में से एक घटा दो आप, द्रव्यमान में संख्या माइनस या परमाणु भार, उनमें से प्रोटॉन की संख्या घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ यौगिकों के अणु दे रखे हैं, है ना। कुछ यौगिकों के अणु, उनके सूत्र क्या है, यौगिक या अणु और उनके संयुक्त तत्व, उनमें तत्व कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है वो यौगिक, है ना। इसके अलावा उनके द्रव्यमानों का अनुपात क्या है, उन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या है ना। द्रव्यमान मतलब परमाणु भार। तो देखो आप, पहला आया यौगिक आपका जल, जल का देखो सूत्र याद होना चाहिए आपको, सबका सूत्र याद होना चाहिए अपने आप, इसमें संयुक्त तत्व आ जाएंगे आपको। जल का सूत्र होता है H2O, ये है। अब देखो, तो ये किससे मिलकर बनता है, ये H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये संयुक्त तत्व आ गए। अब इसके द्रव्यमान का अनुपात 1:8 आएगा, देखना कैसे आएगा। हम जानते हैं हाइड्रोजन, ये पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, H2O, तो हाइड्रोजन का अनुपात द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे 2 है, H2 2 है ना, तो इंटू 2 कर दिया, तो 2 आ गया हाइड्रोजन, तो 2 आ गया। और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, जो परमाणु क्रमांक है ना उसका डबल कर लो आप। अब हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन में तो परमाणु क्रमांक भी होता है, वही होता है, जो द्रव्यमान में या परमाणु भार भी वही होता है। अब द्रव्यमान या ऑक्सीजन का कितना होगा, परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है ना, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, सम संख्या है ना, 8 होता है ना, तो द्रव्यमान 16 हो जाएगा, तो ये 16। इनका अनुपात देख लो, अब द्रव्यमान अनुपात, ये अनुपात दोनों का अनुपात कर दिया तो कितना आ गया, 16, 2:16 आ गया। अब ये 2 से कट रहे हो तो मिनिमम संख्या से काटते हैं, कितनी न्यूनतम संख्या कितनी से कटेगी। सबसे पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, 5 से कट रहे हो तो 5 से काटेंगे, 2 3 5 7 ऐसे ऐसे काटेंगे, 11 किसी न किसी से तो कटेगी। अब तो देखो, अब 2 से कट रही है, दोनों संख्याएं 2 से कट रही है, नहीं कट रही हो तो नहीं काटेंगे आगे, लेकिन ये कट रही है तो 2 से काटेंगे, 2 से 1, 2 को काटेंगे तो 1, और इस पहले 2 को काटेंगे फिर 16 को काटेंगे, तो 1 2, ये 16 में जाएगा तो 8, 2 का भाग 16 में जाएगा तो 8 बार गया 16 में, तो 1:8 आ गया, ये लो 1:8। इसी प्रकार अमोनिया, अमोनिया में देखो, अमोनिया का सूत्र याद होते हैं आपको, सब आ जाएगा, संयुक्त तत्व आ जाएगा, तो कौन कौन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना होता है ये, है ना। अब आप देखो, इनके द्रव्यमान का अनुपात 14:3 आएगा, कैसे आएगा, देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, है ना, 7 का इस द्रव्यमान होता है, इसका परमाणु भार होता है 14, तो ये 14 आ गया। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, लेकिन यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन, तो ये 3 है ना, एक होता है परमाणु भार, लेकिन यहाँ 3 है, तो 3 आ गया। अब 14:3 आ गया आंसर, ये लो 14:3। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, देखो आप CO2 होता है इसको सूत्र, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, संयुक्त तत्व आ जाएंगे, है ना। संयुक्त तत्व वाला किस किस से मिलकर बना होता है। तो अब अनुपात देखो, द्रव्यमानों का अनुपात कैसे होगा, आ चुका है यहाँ पे क्वेश्चन, ये अलग पेन से भी कर रखा है मैंने, क्वेश्चन आ चुका है आपके। तो देखो, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु क्रमांक 6, सम संख्या है, तो इसका डबल हो गया 12, 12 है ना, अनुपात अनुपात, ये द्रव्यमान हो गया इसका। और ऑक्सीजन का देखो, अब आप ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो द्रव्यमान 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो 12:32 आ गया। अब ये मिनिमम संख्या 2 से कट रही है तो काटे, 12 कटेगी तो 2 से कटेगी, 2 का भाग जाएगा, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रही है, तो 12 पहले 6 आ गया, 12 को काटेंगे तो 6, और ये 32 में जाएगा 16 बार, फिर 2 से काटेंगे, 2 से कट रही दोनों संख्याएं, तो 6 भी 3 बार जाएगा, है ना, द्रव्यमान अनुपात, और इस फिर 16 में देंगे तो 8 बार, 3:8 आएगा आंसर, 3:8 आ रहा है।
ऐसे। ये हो गया द्रव्यमान अनुपात निकालना हो गया, है ना। तो देखो न, इसमें अगला टॉपिक है अपने आयन। देखो आयन क्या होते हैं, मतलब एक तो होता है, तीन तरह की चीजें होती है। एक तो धन आयन होता है, एक ऋण आयन होता है, एक उदासीन होता है। तीन तरह की चीजें होती है। आयन तो दो तरह का होता है, धन आयन और ऋण आयन। देखो ये धन आयन है ना, और ये ऋण आयन, ये ऋण आयन है ना। तो अब आप देखो, किसी उदासीन परमाणु द्वारा, उदासीन परमाणु मतलब जिसमें न तो धन आयन होगा न ऋण आयन होगा, न तो पॉजिटिव चार्ज होगा न नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर। तो किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पर प्राप्त आवेशित कण आयन कहलाते हैं। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे ग्रहण कर लेगा या इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा वो, है ना। त्याग देगा तो प्लस आ जाएगा, त्याग देगा तो प्लस आ जाएगा उसके ऊपर, और ग्रहण कर लेगा तो माइनस आ जाएगा। आयन आवेशित कण होते हैं, ध्यान रखना, आवेशित कण होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन जिनके ऊपर प्लस प्लस लगा होता है ना, वो धन आयन होता है, मतलब केटायन। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्राप्त कण धन आयन कहलाते हैं। जैसे ये देख लो आप, प्लस प्लस सारे, Na+, K+, Na+, Fe+2, जितने प्लस है ये सब धन आयन होते हैं, है ना। और जितने भी जिनके ऊपर भी माइनस है ना, ये माइनस माइनस, वो ऋण आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, मतलब है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से प्राप्त होंगे। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है, देखो किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं उसे ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित कर, देखो इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं परमाणु क्रमांक को। द्रव्यमान संख्या को तो ए से प्रदर्शित करते हैं, और है ना, और परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, या परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं, है ना। किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होती है, बराबर होती है, कोई भी उदासीन परमाणु हो। लेकिन अगर किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। वह धन आयन और ऋण आयन नहीं होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, ध्यान रखना, उदासीन होना चाहिए परमाणु। तो अब उसमें प्रोटॉन भी सेम होंगे और इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे और उसका परमाणु क्रमांक भी सेम होगा, है ना, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा उसका। तो देखो आप द्रव्यमान संख्या को ए से प्रदर्शित करते हैं और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो आप, किसी नोट लगा रखा है यहाँ पे, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है, अलग अलग होती है सभी में, प्रोटॉन में, सभी तत्वों में, है ना। प्रोटॉन की संख्या तो सब में समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है ना। ये आ चुका है, देखो क्वेश्चन आपके। तत्वों के गुण परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखो ये आवर्त सारणी वाला लाइन है, लेकिन यहाँ पे भी लिख दिया अपन ने कि परमाणु क्रमांक का क्या महत्व है। तत्वों के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, परमाणु क्रमांक द्वारा। कुछ आयनिक यौगिक, देखो यहाँ पे कुछ आयनिक यौगिक दे रखा है, एक तरफ लिख रखा है संघटक तत्व और एक तरफ द्रव्यमान अनुपात लिख रखा है। और भी मैंने यहाँ पे पहले भी लिख रखा था, यहाँ पे कुछ और भी है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। अब आपको कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र आएगा ना तो अपने आप आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड तो CaO, कैल्शियम का प्रतीक क्या है, CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना। तो कैल्शियम, ये कैल्शियम, और ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। अब इनका देखो द्रव्यमान अनुपात 5 है, अनुपात 2 से बना है। कैसे बना है, कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है, 40, है ना, ये अनुपात। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। अब इसको कर लो आप, 2 से डिवाइड, 2 से काटो, 2 से दोनों संख्याएं कट रही है, 2 से नहीं कटेगी तो 3 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी तो 5 से कटेगी, 5 से नहीं कटेगी तो 7 से कटेगी। किसी न किसी किसी से नहीं कट रही हो तो फिर ये रह जाएगा। अभी 2 से कट रही है दोनों संख्या, 40 भी कट रही, 16 भी कट रही। 40 को 2 से काटो आप तो 20, अनुपात का अनुपात, और ये 16, 8, 20:8। फिर 2 से कट रही दोनों संख्याएं, 20, 10, 10:4। फिर 2 से कट रही तो 5:4 को भी काटो 2 से तो 2, 5:2 आ गया। लास्ट में 2, 5:2 आ गया। मैग्नीशियम सल्फाइड, MgS, मैग्नीशियम सल्फाइड, क्योंकि इसकी भी संयोजकता 2 है और इसकी भी संयोजकता 2 है, -2 है, इसकी +2 है, इसकी -2, इसलिए बराबर होगी, MgS आ जाएगा। तो मैग्नीशियम और सल्फर से मिलकर बनता है, मैग्नीशियम और सल्फर से इसका अनुपात देखो आप 3:4 आएगा। कैसे आएगा, देखो मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है, 24, परमाणु क्रमांक का डबल हो गया ना, 24, 24 हो गया। अब 24 का अनुपात 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 अनुपात
एस सल्फर का कितना होता है परमाणु भार? 32। ये 32, 24:32 हो गया। तो 24 और 32 ये दोनों 2 से कट रहे, तो ये तो कटेगा 12 बार, और ये 2 से कटेगा 12:16 बार, ये 16। फिर ये 2 से काटो दोनों को, ये 6 बार, 12 तो 6 बार, और ये 16 कितना कटेगा? 8 बार, 6:8। फिर 2 से काटो, 6 और 8 दोनों को, पहले 6 को काटो 2 से तो 3, फिर अनुपात 8 को 4 से काटो, 3:4, 3:4 आ गया लास्ट में। इससे आगे नहीं कटेगा वो। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का सूत्र। अब इसमें सोडियम भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया, सोडियम क्लोरीन भी आ गया, है ना, संघटक तत्व। अब इसका देखो अनुपात देखो, सोडियम का होता है 23 परमाणु भार, द्रव्यमान अनुपात या परमाणु भार, और इसका 35.5 होता है अनुपात। क्लोरीन का 35.5 होता है द्रव्यमान या परमाणु भार। तो ये आगे नहीं कट रहे आप, 2 से न 3 से, किसी से भी नहीं कट रहे, ना 4 से, ना 5 से, है ना, न 7 से, न 11 से, न किसी से भी नहीं कट रहे। तो 23:35 आएगा, 35.5, है ना, ऐसे आएगा। अब आप देखो द्रव्यमान संख्या या परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु भार, परमाणु भार या न्यूक्लियॉन्स, ये क्या होते हैं? तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन सी संख्या आ गई? न्यूट्रॉन भी है, परमाणु प्रोटॉन भी आ गई और न्यूट्रॉन भी आ गई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, इन दोनों के टोटल योग को, है ना। तो किसी परमाणु का नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। अब नाभिक में ही होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है नाभिक में, वो तो चारों ओर चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो है ना। अब द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, है ना। इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। अब देखो न्यूक्लियॉन्स पे कहते हैं इन दोनों को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को योग को, ध्यान रखना, न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। अब देखो आपको न्यूट्रॉन, यहाँ पे ये सूत्र है, प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। अब आपको क्या करना है? न्यूट्रॉन इसमें से कोई भी एक ज्ञात करना हो ना, तो द्रव्यमान संख्या में से घटा देंगे। ये उधर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, जिसकी भी संख्या ज्ञात करनी हो। वैसे तो परमाणु क्रमांक से आ जाएगी प्रोटॉन की संख्या, तो पर आपको मान लो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो ना, तो ये द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, इधर चल जाएगा ना। ये प्रोटॉन संख्या बराबर के इधर जाते ही माइनस हो जाएगा। ये देखो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, ऐसे न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी हो तो। ए या ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए बराबर P प्लस N, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो ए में से P घटा दो, मतलब द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो आप। परमाणु का संकेत देखो किस प्रकार देते हैं। परमाणु को X से निरूपित करते हैं, परमाणु क्रमांक को Z से निरूपित किया जाता है, और परमाणु द्रव्यमान को A से निरूपित किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार एक ही बात है। परमाणु का प्रतीकात्मक रूप X ये होता है, X ऐसे लिखते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे X ये लिख दिया। अब आपको पहले तो परमाणु क्रमांक लिखना है, तो ये परमाणु क्रमांक Z यहाँ आएगा, है ना, और द्रव्यमान संख्या A यहाँ पे आती है ना, यहाँ पे आएगी, ध्यान रखना। मैंने इधर लिख रखा है आपके परमाणु भार, तो ये नहीं है, वो बस समझाने के लिए। पर आपका आप ऐसे जमाओगे, जैसे X लिख दिया ये परमाणु, फिर यहाँ पे परमाणु क्रमांक Z लिख दिया आपने, फिर उसके बाद आपने यहाँ द्रव्यमान संख्या A यहाँ पे लिखोगे आप किसी भी, है ना। तो ये होता है निरूपित किया जाता है उसको ऐसे, परमाणु को इस प्रकार निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। जो भी इस वीडियो को देखा हो, जिसने भी लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।